दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूल अधिकार। ये दृष्टि आईएएस पब्लिकेशन की पुस्तक है, बीपीएससी मेंस के लिए लिखा गया है। तो आइए हम लोग समूचे मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो दिया है, मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक व नैतिक विकास हेतु आवश्यक होते हैं। भौतिक विकास में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक विकास में आध्यात्मिक और धार्मिक। यानी कि मौलिक अधिकार संविधान में वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। ये भौतिक व नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। याद रखेंगे, राज्य के खिलाफ। आगे है कि भारत में मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। भारत की अधिकांश जनता साक्षरता के अभाव के कारण अपने राजनीतिक हितों और अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। अतः यह संभावना बनी रहती है कि कहीं राज्य द्वारा उनके मूल अधिकारों का हनन न कर लिया जाए। तो पहली तो आवश्यकता यह है। दूसरी देखें तो संसदीय प्रणाली में जहां कार्यपालिका का विधायिका पर बहुमत होता है, हमेशा यह आशंका रहती है कि सरकार संसदीय बहुमत का प्रयोग करते हुए मूल अधिकारों को छीनने वाला कोई कानून न बना दे। तीसरा देखें तो भारत में धार्मिक और नस्लीय वैविध्य काफ़ी ज़्यादा है, जहां अल्पसंख्यक वर्ग अपनी कम जनसंख्या के कारण प्रायः कमज़ोर स्थिति में नजर आते हैं। उन्हीं कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा और अधिकारों की सुरक्षा के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता महसूस हुई। फिर देखें तो भारत में संघात्मक पद्धति को स्वीकार किया गया है। ऐसे में यह संभावना स्वाभाविक है कि किसी प्रांत की सरकार नागरिकों के अधिकार छीनने का प्रयास करे। इसका एक ही समाधान था कि संविधान में ही व्यक्तियों के मूल अधिकारों की गारंटी दे दी जाए, ताकि सरकारें संविधान से बंधी रहे। मूल अधिकारों की घोषणा की आवश्यकता इसलिए भी थी ताकि जनता को यह बोध हो कि संविधान की नज़र में कोई विशेष नहीं है, बल्कि सभी के अधिकार एवं उत्तरदायित्व समान है। ये अधिकार विशेष रूप से दलित, आदिवासी, शोषित तथा स्त्रियों सहित कई ऐसे वर्गों के लिए आवश्यक है जो सदियों से शोषण और दमन के शिकार रहे हैं। ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था करना जरूरी था। अब हम लोग इसके लिए संवैधानिक उपबंध देख लेते हैं। तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से उद्धृत है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संविधान के भाग 3 की न्यायोचित प्रकृति देखें तो न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, इसे अधिक मौलिकता प्रदान करती है। तो संवैधानिक उपबंध के रूप में हमने देखा। और कुछ बातें हैं। मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार ही है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को इस सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद ये 19(1) च व अनुच्छेद 31 इसको जो है हटा दिया गया। पहले था 19(1) च में व अनुच्छेद 31 में यह सम्मिलित था। तो इसको हटा करके अब ये 300 क में है और ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद देखिए तो मूल अधिकार व्यक्तियों को सजा के कठोर नियमों के प्रति सचेत करता है। वो सशक्त नागरिक के निर्माण में सहायता करता है, जिससे वे सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कर पाते हैं। अब मूल अधिकारों की विशेषता को देखें तो मूल अधिकारों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला कि मूल अधिकार न्यायोचित है। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। पहली तो विशेषता यह है। दूसरी कि मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। तीसरी बात देखें तो मूल अधिकार व्यक्तियों को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। ठीक है, राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है मूल अधिकार। अगला देखें तो मूल अधिकार असीमित नहीं है। राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधनों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। युक्तियुक्त निर्बंधनों के आधार पर इसको सीमित किया जा सकता है। फिर देखें तो यह अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से इसको घटा बढ़ा सकती है। और फिर देखें कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 12 में देखें तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। भारत की सरकार व संसद, राज्यों की सरकारें व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। तो ये है अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में ये सभी सम्मिलित है। 13 में देखें तो मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ ये है। इसके बाद देखें तो 14 से लेकर के 18 तक ये देखें 14, 15, 16, 17, 18 इसमें समानता का अधिकार है। और 14 में देखें विधि के समक्ष समानता। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये 15 में है। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 में है। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। इसके बाद देखें तो 14 से 18 में हमने समता का अधिकार देखा। अब
19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 19, 20, 21, 22। 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसे और डिटेल्स में हम देखेंगे। फिलहाल अभी याद रखें कि 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, शिक्षा के अधिकार को इसमें जोड़ा गया था। और 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। याद रखें, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और ये गिरफ्तारी के कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है ये। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार देखें तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। 23 में है मानव के बलात्श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध और 24 में है कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर 28 तक देखें, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 में है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में है। 26 में देखें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में है किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 में है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। यह 28 में दिया गया है। 29-30 देखें तो संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है। तो 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है और 30 में है शिक्षा संस्थाओं के स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है 29-30 में। 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, जो अब यह समाप्त हो गया है, अब यह कानूनी अधिकार केवल मात्र रह गया है। 32 में देखें तो यह सबसे महत्वपूर्ण है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिए गए हैं। 33 में 33, 34, 35 में देखें तो मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध है। क्या क्या है? तो 33 में है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। ठीक है। 34 में देखें जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। 35 में इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान दिए गए। 35 में नोट में देखें तो अनुच्छेद 32 इसके तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर संरक्षण प्रदान करता है और अनुच्छेद 226 यह उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में किसी विधि को संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 विस्तार पूर्वक। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? यह राज्य की परिभाषा देता है। मूल अधिकारों के अध्याय की शुरुआत राज्य से होती है क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाला अधिकार है। न्यायालय द्वारा घोषित वादों तथा संविधान के आधार पर राज्य में निम्नलिखित शामिल है। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और चूंकि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं तो इसलिए हम लोग पहले जान ले कि आखिर राज्य की परिभाषा में कौन कौन से निकाय संस्थान आते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि कार्यकारी और विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद। याद रखें कार्यकारी और विधायी अंग, ठीक है, संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सभी सरकार और भारत की संसद। यानी कि अगर हम कहें तो विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, जो भी मतलब इस विधायी अंग है और कार्यपालिका के अंग है, सभी राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल। इसके अलावा देखें तो सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएँ, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधारानास, ये सभी अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल, ये सभी निकाय ये सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम कर रही है वह अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ में आती है। तो हमने दोस्तों 12 को विस्तार पूर्वक देखा कि आखिर राज्य की परिभाषा में कौन कौन से संस्थान निकाय आते हैं। 13 में देखें तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। तो इस अनुच्छेद के 4 खंड है, 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4). इस अनुच्छेद की सर्वप्रमुख विशेषता है कि यह जो है न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन, जो काफ़ी फेमस है और आपके BPSC के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखें तो न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 13 के खंड देखें। 13(1) में क्या देखते हैं कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले भारत में प्रचलित सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होगी जिस तक वे भाग 3 के उपबंधों से असंगत है। ठीक है, पहले तो अगर कोई चुनौती दे दे किसी भी प्रचलित मान्यता को, ठीक है, तो अगर वो मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं तो वे सभी विधियाँ जो होंगी उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। जहाँ तक वो अवैध हो यानी कि भाग 3 का उल्लंघन करती हो वहाँ तक वो शून्य हो जाएगी। 13(2) में देखें तो यह संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। ठीक है, संविधान के पश्चात की विधियों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है तो वह विधि
उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो सिंपल सी बात है, याद रखें ये संविधान से लागू होने के ठीक पहले की बात है और ये ठीक पश्चात की बात कही गई है। 13(3) में देखें तो इसमें प्रयोजन के लिए विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है, सभी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आदि। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार विधि में रूढ़ियाँ, प्रथाएं व कार्यपालिका द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश भी इसमें शामिल है, व्यक्तिगत विधि शामिल नहीं है। याद रखेंगे व्यक्तिगत विधि जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी सभी चीज़ें इसमें शामिल है। उसके बाद 13(4) में देखें तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा जोड़ा गया इसको, और इसके तहत क्या किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। इसे फिर से समझें कि 13(4) में क्या कहा गया है कि यह एक तो सबसे पहले बात है कि 24वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से इसे जोड़ा गया 13(4) को। ठीक है, और क्या कहा गया कि इसके तहत अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं और 13(4) को हम लोग देखते हैं, यही तो इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 का संबंध देखें तो अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदान की गई शक्ति के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है या नहीं। इस आधार पर मूल अधिकारों की संशोधनीयता संबंधी मामले व इससे संबंधित विवाद जो है वो निम्नलिखित है कि कहाँ तक किया जा सकता है संविधान संशोधन। तो इसमें सबसे पहला मामला आता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। याद रखेंगे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का मामला है। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 मामले में भी यह निर्णय स्वीकार किया गया। याद रखेंगे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में न्यायालय द्वारा अपना मत परिवर्तित कर कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द में सभी विधियां सम्मिलित है और अनुच्छेद 368 भी अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 13(4) 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया और माना गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं होगी। फिर उसके बाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) की विधि में शामिल नहीं है। ठीक है, इसे फिर से देखें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में 24वें संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने वैध माना। ठीक है, कहा ठीक है संशोधन कर सकती है, अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधियां अनुच्छेद 13(2) की विधि में शामिल नहीं है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत घोषित किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नोट में देखें तो संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से मतलब है कि न्यायपालिका ऐसी किसी भी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती हो। तो इस प्रकार से एक ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। देखिए पहला शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया कि ये कहा गया कि 368 जो है 368 से आप जो है इसको संशोधन नहीं कर सकते हैं, मौलिक अधिकार को संशोधित नहीं कर सकते। तो इसमें नहीं वाली बात आई कि संशोधन नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद गोलकनाथ पंजाब राज्य की बात है तो अपने मत को परिवर्तित कहा गया और जो है मैंने तो क्या है कि इसमें जो है यहाँ कर दिया कि हाँ कर सकती है। फिर उसके बाद 13वां जो यह फिर यहाँ पर देखा गया 13(4) 24वें संवैधानिक संशोधन किया गया और माना गया कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि ये 13 पर लागू नहीं होगी, तो यहाँ भी नहीं कहा गया। ठीक है, और केशवानंद भारती में यहाँ कहा गया, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया गया जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन किया जा सकता है लेकिन आधारभूत ढांचा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पहला शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ जो है उसमें कहा गया कि नहीं किया जा सकता है 368 के द्वारा। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में देखा कि हाँ किया जा सकता है। फिर 13(4) 24वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें नहीं किया जा सकता है। फिर केशवानंद भारती का मामला आया, उसमें किया जा सकता है लेकिन आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया गया। फिर 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें कहा गया कि किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्नगत मैंने न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, तो ये बड़ी बात थी।
फिर मिनर्वा मिल्स में क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 का है, इसमें यह निर्धारित किया गया कि ठीक है नहीं किया जा सकता है, लेकिन आखिर बेसिक कोई भी जो संविधान का कानून जो बना है वो आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है कि नहीं करता है, उसको चेक करना तो न्यायालय का काम है। तो इसलिए हर मामले की जांच जो है न्यायालय द्वारा की जा सकती है। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, तो याद रखें ये सब माइलस्टोन है, आप जरूर इसे याद रखें, तभी आपका क्वेश्चन जो है आंसर जो बनेगा वो रिच बनेगा। इसके बाद देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन, जो हम लोगों को विशेष रूप से पढ़ना है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, जिसमें शासन के 3 अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहे किंतु एक दूसरे पर प्रभावी नियंत्रण हो, जिसमें सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान हो। इसमें यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायालय ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसके प्रवर्तन को रोक सकता है। अनुच्छेद 13, 32 और 226 याद रखेंगे। अनुच्छेद 13, 32, 226 आदि के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका यह कार्य करती है, हालांकि यह अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन याद रखेंगे कि अमेरिकी संविधान की विशेषता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन ये है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 के तहत राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये 14 में लिखा हुआ है। तो विधि के समक्ष समानता का विचार जो है वो ब्रिटिश मूल से उद्धृत है, जबकि विधियों के समान संरक्षण की बात है तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। याद रखें, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण शब्द जो है वो अमेरिका से लिया गया है, और समानता विधि के समक्ष समानता की बात हो रही है तो ये ब्रिटिश मूल से उद्धृत है। तो अंतर को हम लोग समझें कि आखिर विधि के समक्ष समता क्या है और विधियों के समान संरक्षण क्या है। तो विधि के समक्ष समता में देखिए तो सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। और विधि के समान संरक्षण का क्या अर्थ है कि विधि के माध्यम से दिए गए अधिकार में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। ठीक है, समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, यानी कि बिना भेदभाव के। इसे फिर से समझे, ये सीधा सपाट बात है कि सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं। ठीक है, कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, ये सीधा सपाट है। ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश मॉडल है, विधि के समक्ष समता। लेकिन यहाँ जो विधियों के समान संरक्षण की बात हो रही है तो उसे समझें कि विधि के माध्यम से दिए अधिकारों में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होना चाहिए। जैसे एक ऐसा आदमी है जो ऑलरेडी शक्तिशाली है, ठीक है, एक जो है वो कमज़ोर है। अगर दोनों को अगर कहा जाए कि साथ में भागो या साथ में रेस करो, तो निश्चित तौर पर अगर दोनों को अगर समान अवसर मिले, ठीक है, दोनों को समान अवसर मिले तो निश्चित ही शक्तिशाली जो है विजयी होगा। तो इसका मतलब ये समान संरक्षण तो हुआ नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है आपको यहाँ समझनी है। समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार बिना भेदभाव के, तो ये है अंतर। ये हम विधि के समक्ष समता में देखिए तो कोई व्यक्ति चाहे गरीब हो, अमीर हो, अधिकारी हो, सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। ठीक है, यह नकारात्मक संदर्भ लिए हुआ है, याद रखेंगे। और जब हम विधि के समक्ष संरक्षण की बात कर लेते हैं तो समान के साथ समान व्यवहार, यह सकारात्मक संदर्भ के लिए हुआ है। ठीक है, ये संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में भी कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, तो ये है। तो उद्देश्य के आधार पर दोनों ही विधि, अवसर और न्याय की समानता की बात करते हैं। तो ब्रिटिश न्यायविद डायसी ने विधि के समक्ष समता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। शक्तियों पर युक्तियुक्त निर्बंधन, परिसीमन तथा स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार विधि के शासन के प्रमुख लक्षण में शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनुच्छेद 14 के तहत उल्लिखित विधि के शासन को ही संविधान का मूल तत्व माना है, और यहाँ तक कि इसे संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता के अपवाद हम लोग देखें तो कहाँ कहाँ अपवाद देखने को मिलता है अनुच्छेद 14 का। तो इसे पहला देखें तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में जो आप परमादेश आप देखते हैं तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति व राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती है, यह अनुच्छेद 361 में दिया हुआ है। तीसरा देखिए, यह विदेशी राजनयिकों, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उनकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये विशेषाधिकार हम देख रहे हैं। यहाँ भी राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार देख रहे हैं। तो ये विधियों के समक्ष समता के अपवाद हैं। तीसरा यह देखें कि यह विदेशी राजनयिक हैं। इसके बाद शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उनकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा देखिए, भारत में सांसदों यानी कि अनुच्छेद 105 के हिसाब से और विधायकों अनुच्छेद 194 के हिसाब से अनेक विशेष अधिकार प्राप्त हैं। संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए उनको न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता है। तो ये है। इसके बाद देखिए, अनुच्छेद 361 क के तहत मीडिया को भी विशेषाधिकार प्राप्त है। तो ये सभी आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ अनुच्छेद 14 के अपवाद हमको दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में है कि धर्म,
मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये है अनुच्छेद 15 में। ठीक है, अब इसे विस्तार पूर्वक देखें तो अनुच्छेद 15 में 15(1) में देखें क्या है कि राज्य को आदेश दिया गया है कि केवल धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई यानी किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। दिए गए प्रतिषेध प्राइवेट कंपनी पर लागू नहीं और यहाँ केवल शब्द विभेद को उपयुक्त आधारों तक सीमित करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यह लिंग तक सीमित है किंतु अवैध नहीं है क्योंकि पुरुष महिलाओं के जैविक अंतर से उत्पन्न परिणाम के कारण यह सुविधा है। ठीक है, ये है। तो अब दूसरी बात है 15(2) में देखें तो राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, होटल, मनोरंजन स्थल पर पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये उद्देश्य क्या है इसका? छुआछूत की समाप्ति के लिए। 15(3) में देखें तो इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य की महिलाओं और बच्चों हेतु विशेष प्रावधान करने के से नहीं रोकेगी। याद रखेंगे, महिला और बच्चों। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार महिला को प्राप्त प्रसूति अवकाश केवल लिंग पर आधारित न होकर विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। याद रखेंगे कि ये विशिष्ट शारीरिक स्थिति पर आधारित है। राज्य केवल महिलाओं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना कर सकता है। यह 15(1) और 15(2) का अपवाद है। ठीक है, तो 15(4) में देखें तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया है। यह 15(4) आधार क्या है? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरईराजन मामले का निर्णय। तो राज्य के मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में विभिन्न जातियों, समुदाय हो तो कुछ निश्चित अनुपात में स्थानों के निर्धारण करना है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति हेतु विशेष प्रावधान। यह 15(1) और 15(2) का दूसरा अपवाद है। पहला अपवाद हमने महिला के बारे में यहाँ पर देखा। इसके बाद देखें 15(5) में तो 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 और 15(5) जोड़ा गया। किसी भी शैक्षणिक संस्थान सरकारी या गैर सरकारी में नामांकन हेतु पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अपवाद देखें तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एवं निजी शिक्षण संस्थाएं हैं, इसमें नहीं मिलेगी, बाकी सब में मिलेगा पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अशोक कुमार बनाम भारत संघ 2008 मामले में इसे वैध ठहराया गया। अपवाद देखें तो महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु किए गए विशेष प्रावधान। अब 16 देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोग ने शैक्षणिक संस्थानों में देखा। अब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16(1) में क्या दिया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 1 में दिया हुआ है। ठीक है, 2 में क्या दिया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी एक के आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा तथा उनमें विभेद नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि यहाँ अनुच्छेद 15 के विभेद के प्रतिषेध के साथ साथ 2 अन्य निवास स्थान और वंशक्रम को शामिल किया गया है। याद रखेंगे, निवास स्थान और वंशक्रम इसको शामिल किया गया है। इसके बाद देखें 16(3) में तो 16(3) में है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में निवासी संबंधी शर्तें लागू कर सकती है। यह अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। 16(4) में देखें तो राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। शर्त है कि वर्ग पिछड़ा हुआ हो और दूसरा राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। 16(5) में देखें तो इस अनुच्छेद की कोई बात किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था में किसी पदाधिकारी सदस्य की नियुक्ति में किसी विशिष्ट धर्म के व्यक्ति को वरीयता देने से नहीं रोकती है। तो इसमें एक बात और लिखी गई है 16(1) और 16(2) में देखें, दोनों में लोक नियोजन के अवसर की समानता की गारंटी है। ठीक है, 16(1) और 16(2) में विस्तार केवल राज्य के अधीन नौकरियों तक ही होगा, संविदा और निजी क्षेत्र के संबंध में लागू नहीं होगा। अवसर की समान योग्यता का निर्मूलन नहीं, मानसिक शारीरिक योग्यता आवश्यक है। ठीक है, तो ये है। अब आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 16(4) में अंतर्निहित शर्त है कि पिछड़ा वर्ग कौन है यह जानने के लिए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इनकी अनुशंसा को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। तत्पश्चात जनता पार्टी के द्वारा 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। इसे मंडल आयोग भी कहा गया। इस आयोग का कार्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान करना था। 1980 में रिपोर्ट सौंपी गई। जाति को पिछड़ापन का आधार माना गया और नौकरियों में 27% जो है पिछड़े वर्गों के हेतु सीटों का आरक्षण करने की बात कही। नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था को 1990 में वीपी सिंह की सरकार द्वारा लागू कर दिया गया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% आरक्षण देने की कोशिश की गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया।
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में मंडल केस में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि आरक्षण की व्यवस्था समानता की विरोधी नहीं है। दूसरा कि आरक्षण के आधार पर जाति को बनाया जा सकता है। तीसरा, क्रीमी लेयर अर्थात पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न तबके को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। इसके बाद पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। अगला कि बैकलॉग का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगला कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो ये है। अब हम लोग देख लेते हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति में आरक्षण। अभी तक इंदिरा साहनी बनाम में हमने क्या देखा 1992 में कि ये पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन तब फिर क्या किया गया कि 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा 16(4) क जोड़ा गया और जिसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। 85वां संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामी ज्येष्ठता यानी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी की व्यवस्था लागू हुई। एम नागराज बनाम भारत संघ 2006 मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण देने से पूर्व 3 शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य है। पहला कि पिछड़ेपन के प्रमाणिक आंकड़े होने चाहिए। दूसरा कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और तीसरा प्रशासनिक दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो। तो ये है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग हेतु 10% आरक्षण EWS। तो 12 जनवरी 1921 को राष्ट्रपति द्वारा 124वें संविधान संशोधन विधेयक, वर्तमान में यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसको मंजूरी प्रदान की गई। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा व राज्यसभा से क्रमशः 8 व 9 जनवरी को मंजूरी दे दी गई थी। उपयुक्त आरक्षण व्यवस्था हेतु संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 दोनों अनुच्छेद में संशोधन करके एक नया खंड जोड़ा गया है। नए जुड़े हुए खंड से संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। तो अनुच्छेद 15(6)A में देखा जाए तो इस प्रावधान के अनुसार राज्य खंड 4 और खंड 5 में वर्णित वर्गों से अलग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकेगा। और अनुच्छेद 15(6)B के अनुसार ऐसे वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(6) में देखें तो अनुच्छेद के खंड 4 में वर्णित वर्गों से अलग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों या पदों में अधिकतम 10% की सुविधा प्रदान की जाएगी। ध्यातव्य है कि यह 10% आरक्षण प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों के कुल 49.5% आरक्षण से अलग होगा। साथ ही यह प्रावधान निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित निजी शिक्षण संस्थानों चाहे सरकार से सहायता प्राप्त हो या नहीं पर लागू होगा। तो हमने अनुच्छेद 16 को पढ़ा। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 17। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है? छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम का निर्माण किया गया और 1976 में इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रखा गया। 1977 में इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। यह अधिनियम पूरे देश में लागू होता है और छुआछूत करने या इसे बढ़ावा देने वालों को सजा के दायरे में लाता है। 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जो है अस्तित्व में आया। इसका उद्देश्य इसके खिलाफ किए जाने वाले अपराधों का निवारण करना है। इसी अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 से संबंधित अधिसूचना जारी की गई। इसमें अन्य बातों के अलावा राहत एवं पुनर्वास संबंधी नियम भी शामिल है। इसके बाद देखें तो एट्रोसिटीज़ एक्ट प्रचलित भाषा में 1989 के अनुसूचित जाति जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम को ही एट्रोसिटीज़ एक्ट कहा जाता है। अनुच्छेद 18 को देखिए। अब उपाधियों का अंत। तो 18(1) में क्या है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18(2) में देखें भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से उपाधि नहीं ले सकता है। 18(3) में देखें कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है, शर्त राष्ट्रपति की सहमति पर। ठीक है, याद रखेंगे 18(3) में क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि धारण कर सकता है। 18(4) में देखें तो भारतीय हो या विदेशी भारत में लाभ का पद धारण करता हो तो विदेशी राज्य से उपहार भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो हमने उपाधियों का अंत देखा अनुच्छेद 18 में। अब अनुच्छेद 19 से 22 देखें स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 में है कि स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति व अन्य स्वतंत्रताएं।
इसके अंतर्गत 1901 से 1906 तक 6 खंड है, जिसमें 1901 के उपखंडों के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता मूलतः 7 थी घोषित की गई है। और 1919 से 1906 तक इस पर लगने वाले युक्तियुक्त निर्बंधन बताए गए हैं। ये स्वतंत्रताएं निम्न हैं। तो पहला 1901 क भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नोट में देखें, इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1901 क में वर्णित विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया था। इसके बाद देखिए तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता देखें तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में 4 कारण बताए थे, जो निम्नलिखित है। पहला कि कोई भी विचार पूर्णतः गलत नहीं होता, जो हमें अच्छा लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छिपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। दूसरा कारण यह है कि पहले कारण से अंतर संबंधित है। इसके अनुसार सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, अपितु विरोधी विचारों के टकराव से जन्म लेता है। जो विचार आज गलत प्रतीत हो रहा है वह सही विचारों के उदय का कारण भी हो सकता है। तीसरा देखें तो विचारों का उपयुक्त संघर्ष न केवल अतीत में ही मूल्यवान है, बल्कि यह सतत रूप से हमेशा प्रासंगिक है। सत्य के साथ हमेशा यह चिंता जुड़ी रहती है कि कहीं ये विचारहीन या रूढ़िवादी उक्ति में न बदल जाए। विचारों के संघर्ष में ही सत्य की विश्वसनीयता को मजबूती मिलती है। अंततः हम इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार वे विचार बाद में सत्य साबित हो जाते हैं जिनका संपूर्ण समाज द्वारा विरोध जताया गया है। अतः दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान एवं उसके लाभों से वंचित रह जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि तो 1901 क देखा हमने, 1901 ख देखें तो शांतिपूर्ण व हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, यानी कि सम्मेलन का अधिकार। 1901 ग में देखें तो संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। 97 संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को भी इसमें शामिल किया गया है। 1901 घ में देखें तो भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार है। आबाद संचरण का अधिकार 1901 घ में। 1901 अंग में देखें तो भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार। और 1901 6 में कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। तो उपयुक्त स्वतंत्रताओं पर 1902 से 1906 तक किए गए युक्तियुक्त निर्बंधनों की घोषणा निम्नलिखित है। अनुच्छेद 1901 क पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर देखें तो भारत की सुरक्षा मैंने कब यहाँ पर युक्तियुक्त निर्बंधन का मतलब ये होता है कि आपके अधिकारों को कब जो है निर्बंध किया जा सकता है और उस निर्बंधन के लिए क्या शर्तें हैं। तो उसमें बताया गया है कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता की बात आए तो आप पर निर्बंधन, आपकी स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। उसके बाद है न्यायालय की अवमानना। तीसरा है मानहानि। अगला है लोक व्यवस्था। अगला है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यानी कि आपके वाणी से, आपके विचार से, बोलने से, आपके व्यक्ति से अगर विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अगर खराब होते हैं तो ये आपके ऊपर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसके बाद शिष्टाचार एवं सदाचार। अपराध उद्दीपन, यानी कि अपराध को बढ़ाते हो तो वो है। इसके बाद अनुच्छेद 19(3) पर जो है युक्तियुक्त निर्बंधन की बात करें तो भारत के संप्रभुता और अखंडता। इसके अलावा लोक व्यवस्था। अनुच्छेद 19(4) में देखें तो 1901 ग पर लगने वाले निर्बंधन के आधार पर सदाचार, लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता। अनुच्छेद 19(5) में देखें तो 1901 घ और 1901 अंग पर लगने वाले निर्बंधन के आधार। ठीक है, तो कौन कौन सा आधार है? साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। इसके अलावा अनुच्छेद 19(6) में क्या है तो 1901(6) पर लगने वाले निर्बंधनों के आधार पर पहला है कि साधारण जनता के हित में। दूसरा, किसी वृत्ति या व्यापार के लिए तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करना। तीसरा है कि नागरिकों को व्यापार या व्यवसाय से पूर्णतः या आंशिक रूप से इसलिए वर्जित करना कि राज्य किसी व्यवसाय पर एकाधिकार नियंत्रण करने के पक्ष में हो। साथ ही ऐसा कार्य जो अनैतिक हो, जैसे महिला एवं बच्चों को खतरनाक कार्य में लगाना, यह है। तो दोस्तों हमने विस्तारपूर्वक अनुच्छेद 19 को देखा। अब अनुच्छेद 20 को देखें तो अपराध। अनुच्छेद 20 में देखें तो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 का संबंध इससे है कि राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से दंडित न कर सके। इसके 3 भाग हैं। पहला 20(1) में देखें तो भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। यह क्या है? किसी कानून को अतीतकालीन, ठीक है, अतीतकालीन प्रभाव तिथि से लागू करना। यह आपराधिक कृत्य से संबंधित है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करते समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। ठीक है। और 20(2) में है क्या? दोहरे दंड से संरक्षण। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। यह निषेध केवल न्यायिक दंड के संदर्भ में है, विभागीय व प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 20(3) में अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। 3 शर्तें हैं। आपराधिक कृत्य के मामले में अभियुक्त बनाया गया हो,
दूसरा की विचारण की प्रक्रिया में उसे अपने ही विरुद्ध बाध्य किया गया हो, और तीसरा उसे अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य किया गया हो। तो 3 बातें हैं जो उसे अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में दिए गए हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें है कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। न्यायालय द्वारा ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 के मामले में अनुच्छेद 21 में जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक सीमित रखा गया, लेकिन 1978 के मेनका गांधी बनाम भारत संघ में अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना गया। साथ ही गोपनीयता का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि अनुच्छेद 21 में शामिल किए गए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया, इसे देखें तो ब्रिटिश संविधान की विशेषता है यह, और ब्रिटिश संविधान में संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। संसद द्वारा पारित विधियों के औचित्य का निर्धारण करने की शक्ति वहाँ की न्यायपालिका को नहीं है। और यहाँ पर देखें यथोचित विधि प्रक्रिया, तो अमेरिकी संविधान की विशेषता है। इसके माध्यम से अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता तथा सम्यक व उचित विधि को स्थान प्राप्त है। यह अमेरिकी विधानमंडल कोई ऐसी विधि का निर्माण करता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है, तो अमेरिकी न्यायपालिका उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो अनुच्छेद 21 के संदर्भ में उच्चतम और उच्च न्यायालय के फैसले देखें तो पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994 के केस में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार कर लिया गया। देख लीजिए कितनी ऐतिहासिक बात है कि पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994 के केस में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के तहत आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया, जीवन जीने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरुणा रामचंद्र सानबाग बनाम भारत संघ 2011 मामला में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव इथ्यूनेसिया को स्वीकार किया गया। इच्छा मृत्यु दया मृत्यु के 2 प्रकार हैं, सक्रिय दया मृत्यु और निष्क्रिय दया मृत्यु। याद रखेंगे यहाँ पर भारत में जो मिलता है वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। ये बातें, इसका मतलब आप समझे कि देखिए सक्रिय दया मृत्यु का मतलब है कि जो अभी कई देशों में लागू नहीं है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जो है वो लागू है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो एकदम मेडिकल सपोर्ट पर हो, मेडिकल सपोर्ट हटा लेने से अगर वो आदमी का डेथ हो जाता हो तो वह निष्क्रिय दया मृत्यु में आता है। भारत में इसी प्रकार की यह जो है वैध है। आईपीसी की धारा 306 में देखें तो किसी व्यक्ति के लिए ऐसे हालात पैदा करना जिससे वह आत्महत्या को मजबूर हो जाए, यह गैर जमानती धारा है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को 10 साल तक सजा व जुर्माना हो सकता है। सेशन कोर्ट के ऊपरी अदालत में ही सुनवाई का अधिकार है। फिर आईपीसी की धारा 307, यह किसी व्यक्ति के हत्या के इरादे से चोट पहुंचाने के पर केस दर्ज किया जाता है। यह भी गैर जमानती अपराध और 10 साल की सजा व जुर्माने के साथ इसके ऊपरी अदालत में ही सुनवाई का अधिकार है। आईपीसी की धारा 309, आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है। ठीक है, आत्महत्या का प्रयास करना दंडनीय अपराध है, यह 309 में है। इसके बाद देखें तो अनुच्छेद 21 क में राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया से देगा जो वो उचित समझे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। नोट में देखें तो निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ वाद अगस्त 2017 में ये कहा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 22 को देखें तो अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22(1) एवं 22(2) में किसी व्यक्ति को सामान्य दंड विधि से के अधीन गिरफ्तार करने पर उसके निम्न अधिकार बताए गए हैं। पहला, अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा, अपनी रुचि के वकील से मामला कोर्ट में प्रस्तुत कराने का अधिकार। इसके बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुति का अधिकार। इन 24 घंटों में अवकाश यात्रा में लगा समय शामिल नहीं होता है। तो ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब देखें निवारक निरोध। तो अपराध करने से पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना, गिरफ्तार करना, इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था को क्षति से बचाना, अपराध को रोकना होता है। और दूसरा है दंडात्मक निरोध, किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने व सिद्ध होने पर कारावास में रखा जाना, ये दंडात्मक निरोध है कि जब सिद्ध हो गया तब रखा गया, तो ये दंडात्मक निरोध है। और निवारक निरोध का मतलब है कि लगे कि उसके वजह से माहौल ख़राब होने वाला है, पूर्व संदेह पर, अपराध करने के पूर्व संदेह से पहले ही जो गिरफ्तारी की जाती है तो उसे हम लोग निवारक निरोध कहते हैं। शर्त क्या है? यह अधिकार विदेशी शत्रु व निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। दूसरा देखें तो टाडा, मीसा, पोटा, मकोका आदि निवारक नज़रबंदी के तहत आते हैं। भारत में इसके माध्यम से गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक रखने हेतु सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना भी अनिवार्य नहीं है। उसके बाद देखिए सलाहकारी बोर्ड में उच्च न्यायालय के वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश
उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरोध की अधिकतम अवधि 3 महीने से घटाकर 2 महीने की गई है, हालांकि अभी तक लागू नहीं हुई है। याद रखेंगे, तो अभी 3 महीने ही है। अब आगे बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं। 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 इसके 2 भाग हैं। अनुच्छेद 23(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार बलात्श्रम का प्रतिषेध तथा इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध माना जाएगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 23(2) में देखें तो राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की मनाही नहीं की जा सकती। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है, क्या क्या शामिल है, तो पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के सामान खरीद बिक्री। दूसरा, महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यवहार, इसमें वैश्यावृत्ति भी शामिल है। देवदासी और दास प्रथा जो है वो भी इसमें शामिल है। संसद द्वारा अनुच्छेद 35 में प्राप्त शक्ति द्वारा मानव दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी के लिए दंड की व्यवस्था हेतु 2 कानून बनाए गए हैं, जिस प्रकार है। पहला, अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और दूसरा है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अभियान अधिनियम 1976। अनुच्छेद 24 में देखें तो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। तो इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। दूसरा कि संसद द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जोखिमपूर्ण कार्यों में प्रतिबंध हेतु बनाए गए कानून कारखाना अधिनियम 1948, बगान श्रम अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 1916 आदि है। कैलाश सत्यार्थी देखें तो 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा कालीन, कांच, ईंट भट्ठों, पत्थर खदानों जैसे उद्योगों, घरेलू बाल मजदूरों व खतरनाक उद्योगों में संलग्न बच्चों को मुक्त कराया गया। इनके संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है। तो हमने ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा। अब 25 से 28 में देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत 2 भाग हैं, 25(1) और 25(2). 25(1) में है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा। और 25(2) में क्या है, इसके अंतर्गत 2 युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। अनुच्छेद 25 में 2 मुख्य स्पष्टीकरण है। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार होगा। हिंदू शब्द में जैन, सिख, बौद्ध सम्मिलित है। फादर स्टेनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1977 केस में प्रश्न उठाया गया कि क्या धर्म के प्रसार के अंतर्गत धर्मांतरण समाहित है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्मांतरण करवाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। हालांकि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्मांतरित होना चाहे तो वह हो सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवहार, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। तो क में देखें क्या है कि धार्मिक कार्यों प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार। अपने धर्म, दूसरा देखें ख तो अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। ग देखें तो जंगम व स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। घ देखें तो ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। एसपी मित्तल बनाम भारत संघ 1982 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 26 में उल्लिखित धार्मिक संस्थाओं के संदर्भ में कहा कि यह एक तथ्यात्मक विषय है और सिविल न्यायालय निम्नलिखित 3 आधार पर किसी संगठन को धार्मिक संप्रदाय मान सकता है। पहला, ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनका विश्वास किसी आध्यात्मिक विकास यानी कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, सामान्य जीवन पद्धति में हो। और दूसरा है कि साथ ही उस समूह का एक सांगठनिक ढांचा भी होना चाहिए। तीसरा, समूह का एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। तो ये है 27 में देखें, अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं। दूसरा कि राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए धन खर्च करता है तो अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 28 में देखें तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो 28(1) में क्या दिया है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28(2) में है कि खंड ए की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिनका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास का आधिपत्य में गठित हुई है जिसके अनुसार उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। 28(3) में देखें तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त व राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक वह स्वयं या अवयस्क होने पर उसके संरक्षक सहमति न दे दे। धार्मिक शिक्षा का अर्थ क्या है? धार्मिक शिक्षा का अभिप्राय एक विशेष धर्म और उसके विविध पहलुओं यथा उसके विश्वास, सिद्धांत, अनुष्ठान, रीति रिवाज, संस्कार और व्यक्तिगत भूमिकाओं की शिक्षा देना है। शिक्षा संस्था तो
ये देखें तो राज्य शिक्षा संस्था और धार्मिक शिक्षा में क्या फर्क है उसे देखें। तो राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित होती है शिक्षण संस्थान, लेकिन धार्मिक शिक्षा राज्य द्वारा वित्त पोषित नहीं होती है। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है शिक्षा संस्थान, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है, न तो पूर्ण राज्य द्वारा पोषित या अन्य सुविधा प्राप्त होती है, अन्य में कहा जाए। धार्मिक शिक्षा में देखा जाए तो पूर्ण वित्त पोषित नहीं होती है, आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है लेकिन इसके लिए बाध्य नहीं किया जाता है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है धार्मिक शिक्षा, प्रावधान कर सकता है, बाध्य नहीं किया सकता है, ठीक है। तो ये है, और ये है कि न तो पूर्ण राज्य द्वारा पोषित या अन्य सुविधा प्राप्त, अन्य में देखे धार्मिक में है कि बाध्य कर सकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता फ्रांस के लिए प्रेरणा। तो फ्रांस जैसे यूरोपीय देश जो है धर्मनिरपेक्षता और राज्य के धर्म के बीच उस मध्यम मार्ग को पाने के लिए संघर्षरत रहे हैं जो राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान को समवेत करे और जहां जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूह राज्य व्यवस्थाओं के भीतर सह अस्तित्व में रह सके। फ्रांस में इस संघर्ष को इस्लामी कपड़ों को शेर या हलाल भोजन और बुर्के पर प्रतिबंध के रूप में देखा जा सकता है। फ्रांस के अनुभव, भारत के अनुभव फ्रांस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता के कठोर रूप को एक प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, लेकिन यह पहले से ही भारतीय संस्कृति लोकाचार में निहित रहा है। हालांकि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्व धर्म समभाव पर आधारित है। भारत में राज्य सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है और आवश्यकता अनुसार जैसे कि सबरीमाला और ट्रिपल तलाक मामलों में ये जो है हस्तक्षेप करता है। फ्रांस और भारत दोनों में धर्मनिरपेक्षता को अपनी राष्ट्रीय पहचान के साथ संविधानों में भी स्थान प्राप्त है, लेकिन जहां फ्रांसीसी अल्पसंख्यक स्वयं को धर्मनिरपेक्षता के निशाने पर देखते हैं, वहीं भारतीय अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्षता को अपनी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा के रूप में देखते हैं तथा जो भेदभाव और भय आशंकाओं से उसकी रक्षा करता है। भारत में राज्य और धर्म दोनों ही विधायी रूप में निर्धारित और न्यायिक रूप से स्थापित मापदंडों के भीतर एक दूसरे के मामलों में परस्पर संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं। फ्रांस के राज्य प्रारूप में राज्य धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं दे सकता। भारत में शैक्षणिक संस्थाओं को राज्य से सहायता प्राप्त हो सकती है। फ्रांस में राज्य धर्म को निजी मामलों तक सीमित रखने का प्रयास करता है, जहां धार्मिक प्रतीकों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, जबकि भारत में विभिन्न समुदायों को विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है, जैसे मुसलमानों को अपने व्यक्तिगत कानून और सिखों के कृपान रखने की अनुमति देता है। हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि इस तथ्य से कर सकते हैं कि पश्चिम की तुलना में भारत में बहुत कम लोग कट्टरपंथ की चपेट में आए और इस्लामिक स्टेट में शामिल होने गए। फ्रांस में प्रचलित धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की जड़ें धार्मिक युद्धों और असंतोष में है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता का विकास सापेक्षिक सद्भावना और महान सभ्यतागत एवं सांस्कृतिक पूर्ववृत्त की रोशनी में हुआ है। इस प्रकार भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अंत नहीं बल्कि धार्मिक बहुलता को संबोधित करने का एक साधन है और विभिन्न धर्मों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की प्राप्ति का लक्ष्य रखती है। वैश्वीकरण के युग में जब लगभग सभी देश अब बहुधार्मिक हो गए हैं, तो यह समय है कि आवश्यक कि वे भारतीय धर्मनिरपेक्षता से प्रेरणा ग्रहण करें। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 29 और 30। ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 29(1) में दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। 29(2) में क्या है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। संस्कृति जीवन पद्धति है, इसमें लोक नृत्य, गायन, चित्रकला, त्यौहार आदि सम्मिलित है। अनुच्छेद 30 में देखें तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है। 30(1) में देखिए तो धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 30(1) क में है 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति का अर्जन के लिए विधि द्वारा नियत रकम या मुआवजा इतना होना चाहिए जिससे इस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निराकृत या निर्बंधित न हो। 30(2) में है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की पहचान हेतु 2 आधार बताए गए हैं। पहला राष्ट्रीय व प्रांतीय। अनुच्छेद 31 में देखें तो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधि या कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है 21 के बाद, मैं तो कहता हूँ 21 से पहले अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
इस अनुच्छेद का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को प्रवर्तन इससे होता है, ठीक है, और मूल अधिकारों का व्यावहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। साथ ही उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार के रिट जारी कर संज्ञान लेता है। यह निम्न है। अनुच्छेद 32(2) रिट। अनुच्छेद 32(2) में रिटों की चर्चा की गई है जो इस प्रकार है। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वह उक्त व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे, जिससे न्यायालय बंदीकरण के आधारों पर विचार कर सके और यदि बंदीकरण विधि सम्मत हो तो बंदी को मुक्त करने का आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल भाव निहित है। यह लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होती है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा देखिए परमादेश। यह रिट न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी, ठीक है, सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु बाध्य है और उस कार्य को करने से उसने इनकार कर दिया हो तो परमादेश जारी किया सकता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं होता है। तीसरा देखें तो प्रतिषेध। यह किसी भी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकती है। ये कैसे? इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकालकर कार्य करने से रोकता है। इस रिट का मुख्य उद्देश्य किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकता है। विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो इसे हम समझें फिर से। प्रतिषेध क्या है? यह किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है, ठीक है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकता है। हाँ, अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलने से अगर कार्य करने से रोकता है तो यह प्रतिषेध कहलाता है। तो इस रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकता है। विधायिका, कार्यपालिका या किसी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के खिलाफ इसका प्रयोग नहीं होता है, इसे समझें। उत्प्रेषण, यह क्या है? यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है, ठीक है। यह किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो उसको रोकता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है इसे देख लेते हैं। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है? तो प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रही हो, ठीक है। जब कोई कार्यवाही चल रही हो तो उस समय प्रतिषेध रिट जारी होता है। इसका मूल उद्देश्य कार्रवाई को रोकना होता है, जबकि उत्प्रेषण रिट कार्रवाई समाप्त होने के बाद निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है। निर्णय समाप्ति के उद्देश्य से की जाती है, यही अंतर है। इसके बाद देखें अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। ये क्या है? इसका अर्थ है कि आपका क्या प्राधिकार होता है। अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। रिट जारी करने के अधिकार के तहत दो शब्द प्रमुख हो जाते हैं। पहला प्रथम लोकहितवाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और दूसरा न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो लोकहितवाद है क्या? PIL है क्या? एक ऐसी याचिका है जिसके माध्यम से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से न्यायालय के समक्ष प्रश्न उठाता या उठाती है। दूसरा जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? जब न्यायपालिका अपनी परंपरागत न्यायिक भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देती है, तो इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के अधिकार में अंतर क्या है, ये देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर, और ये भी 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी यह रिट जारी कर सकता है। तो इस मामले में हाई कोर्ट की जो शक्ति है यहाँ पर बढ़ी हुई प्रतीत हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय में देखा जाए तो यदि मांग उचित हो तो उच्चतम न्यायालय रिट जारी करने हेतु बाध्य है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय बाध्य नहीं है, अन्य कोई उपचार सुझा सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी इस मामले में भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को एज मिल रहा है। इसके बाद उच्च न्यायालय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। तो यहाँ ऐसे ही उच्चतम न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली प्रतीत हो रही है। मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध को देखें तो सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार देखें तो अनुच्छेद 33 संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। इसका मुख्य उद्देश्य इनके समुचित कार्य करना और अनुशासन बनाए रखना है। इसके बाद देखिए मार्शल लॉ और मूल अधिकार देखें तो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है
तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यह संसद को इस बात की शक्ति भी देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित करे। अब है अनुच्छेद 35। ठीक है, 32 को हमने विस्तार पूर्वक देखा, अब 35 को देख लेते हैं। इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 व अनुच्छेद 34 से संबंधित मामलों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अब मूल अधिकारों में संशोधनों को देख ले तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामला जो हमने पीछे ही पढ़ा था, गोलकनाथवाद के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों से यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था, किंतु इस वाद में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दी गई, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इसके बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 देखें। ये तो इस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस निर्णय में 24वें संविधान संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई तथा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन में इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 जोड़े गए, यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस बात से निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन में की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या, यह अंतिम प्रश्न है कि क्या मौलिक अधिकार आत्यांतिक है, एब्सोल्यूट है। आत्यांतिक होने का अर्थ है किसी भी सीमाओं या मर्यादाओं से न बंधे हो। यदि मूल अधिकार बिना किसी नियंत्रण या निर्बंधन को दिए जाए तो उसे आत्यांतिक कहा जाता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसे ध्यान में रखते हुए मूल अधिकारों के साथ वे युक्ति युक्त निर्बंधन भी स्पष्ट कर दिए हैं जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों को सीमित करते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कौन सा निर्बंधन युक्ति युक्त है और कौन सा नहीं, यह तय करने की अंतिम शक्ति न्यायपालिका के पास है, क्योंकि यह संविधान के निर्वाचन से तय होता है और संविधान का निर्वचन, माफ कीजिए निर्वचन, ठीक है, निर्वचन तय होता है और संविधान का निर्वचन करना न्यायपालिका की व्यापक शक्ति है। इस कारण न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षण भी कहा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने मूल अधिकार से संबंधित जितने भी बातें थे उसका हम लोगों ने अध्ययन कर लिया।